नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तीसरी लहर की आशंका के बीच बड़ी खबर यह है कि हमारे देश में कोरोना की स्पीड में कमी देखी जा रही है। मुंबई में लगातार केस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है। मुंबई में आज आंकड़ा 10,000 के नीचे पहुंच चुका है। तीसरी लहर में सबसे तेज कोरोना के केसेस राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं। लगातार 3 दिन यहां संक्रमण की रफ्तार दिल्ली में भी अब कम होने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि अब दिल्ली में पीक गुजर चुका है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय 3 बड़े डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन, हमारे साथ डॉक्टर एसके सरीन और हमारे साथ डॉक्टर राजेश परेख हैं। नमस्कार आप तीनों को और बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम तीनों देश के बड़े डॉक्टर्स से बात करें उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट दिल्ली में कैसे कोरोना का ग्राफ आजकल दिखाई दे रहा है। तीसरी लहर ने जब से कहर मचाना शुरू किया है, देश में दहशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार केस को लेकर सबसे ज्यादा मामले मुंबई में दिखाई पड़े, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही दिल्ली संक्रमण में नंबर 1 हो गई। मसला गंभीर होता गया। हर रोज दिल्ली में संक्रमण और संक्रमण दर सुरसा की तरह बढ़ने लगे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से थोड़ी राहत दिखाई देने लगी है। दिल्ली के आंकड़े पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आपको देश भर के केस के बारे में बता देते हैं। यहाँ भी आपको कोविड की स्पीड में थोड़ी कमी दिखाई देगी। 12 जनवरी को देश में 1,94,720 नए केस आए थे। 13 जनवरी को ये बढ़कर 2,47,000 हो गए। फिर 14 जनवरी को 2,64,000 लोग संक्रमित पाए गए। 15 जनवरी को ये आंकड़ा बढ़कर 2,68,833 हुआ। आज यानी 16 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,71,202 नए केस आए। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब देश में ओमिक्रॉन के 7,743 केस हो गए। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली सरकार तो कह चुकी है कि राजधानी में तीसरी लहर का पीक पार हो गया है। मतलब अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिरता जाएगा। अब दिल्ली की हालत पर नजर डालिए। यानी आज 16 जनवरी को दिल्ली में 18,286 कुल केस दर्ज किए गए, जबकि 65,621 लोगों का टेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी लहर पर पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली में संक्रमण की दर घटी है। आज दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27.87% दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को राजधानी में संक्रमण दर 30.64% दर्ज की गई थी। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसमें एक बड़ी वजह दिल्ली में टेस्टिंग की व्यवस्था भी जो है वो कम की गई है। पिछले 24 घंटे में जो 20,000 मामले आए हैं, उनमें तकरीबन 68,000 के आसपास टेस्टिंग जो है वो की गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो दिल्ली में कोरोना का पीक जो है वो आ चुका है। अब धीरे धीरे कोरोना के मामले जो है वो घटेंगे। हालांकि इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ज्यादा है, जो एक चिंता का विषय है। आज का आंकड़ा आने से पहले ही दिल्ली सरकार ने भरोसा जताया था कि अब संक्रमण के मामलों में कमी आती जाएगी। देखिए, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है। हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन ऑड किया है, दुकानों के लिए रेस्टोरेंट बंद कर दिए। उनका बिल्कुल असर पड़ रहा है। लगभग 17,000 के आसपास केस आने चाहिए। इससे कमी आएगी। कल 30.6 थी, तो उससे कमी रहेगी। अब एक नजर डाल लेते हैं मुंबई के घटते आंकड़ों पर। मुंबई में 7 जनवरी को 20,971 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 72,442। 9 जनवरी को 19,474 नए केस आए। उस दिन वहां टेस्टिंग हुई थी 68,249। 11 जनवरी को 11,647 नए मामले दर्ज किए गए, तब 62,097 टेस्ट किए गए थे।
13 जनवरी को 13,702 लोग संक्रमित पाए गए, 63,031 सैंपल लिए गए। वहीं 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले। उस दिन 54,558 लोगों का टेस्ट कराया गया। आज यानी 16 जनवरी को मुंबई में 7,985 नए केस मिले हैं। जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है उससे लग रहा है कि इन दोनों महानगरों में तीसरी लहर ढलान पर आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही देश में कुछ अन्य राज्य ऐसे भी हैं जहां केस अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बनाए रखें। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कितना खतरनाक है कोरोना? क्या कोरोना और ओमिक्रॉन की रफ्तार अब थम रही है? ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं। अब क्या दिल्ली मुंबई में ये लहर कम पड़ रही है और दिल्ली में पीक आकर जा भी चुका है, या भी हमें इंतजार करना होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। उन सभी के उत्तर जानने के लिए हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं डॉक्टर त्रेहान के पास। डॉक्टर त्रेहान, क्या हम ये माने सर कि दिल्ली में अब जो केसेस आने थे, जो पीक पर हमें जाना था, हम जा चुके, अब यहां से कमी शुरू होगी या भी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा सर? तो ये तो एक हमारे को तसल्ली होती है कि कुछ कम नंबर्स कम हुए हैं, पर यह भी याद रहे कि जो ये पीक शुरू हुई थी, जो तीसरी लहर आई है, वो मुंबई से और दिल्ली से शुरू हुई थी, जैसे और पहली दो लहरें भी आई थी। अगर जो हमें ये पक्का विश्वास होना है कि ये वाकई में नंबर्स कम हो रहे हैं और लहर की पीक गुजर चुकी है, हमें एक हफ्ता और वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो 2 हफ्ते कंटिन्यूसली नंबर्स नीचे आते रहे तो ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई में लहर कम हो रही है। एक आप ये देखेंगे कि हम रोज सुनते हैं कि कितने लोगों को ये संक्रमण हुआ है जिन्होंने घर पे टेस्ट करके ही अपना डिसाइड उनको डायग्नोसिस मिल गया, तो उन्होंने आरटीपीसीआर कराया भी नहीं। तो ये आंकड़े जो है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये हो सकता है कि जो हमें ऑफिशियल नंबर्स मिल रहे हैं सर, उससे तादाद 2, 4, 5 गुना ज्यादा हो सकती है। ठीक है सर। डॉक्टर सरीन, हमें 2-3 हफ्ते अभी सावधानी बरतनी चाहिए, या ये दिल्ली में जो लॉकडाउन, सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन हो रहा है, उसका असर है, केसेस कम दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बॉम्बे में केसेस कम हुए ऐसा लग रहा है, पर यह कहना कि दिल्ली में भी केसेस कम हुए हैं, उसमें जैसे डॉक्टर त्रेहान कह रहे हैं, उसमें जरूर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बॉम्बे और दिल्ली में एक अंतर है। बॉम्बे के अंदर इतनी ठंड नहीं जितनी दिल्ली में। दिल्ली में इसलिए पेशेंट्स जो हैं फॉग ज्यादा है और वायरस का रहना काफी समय तक इन द एयर पॉसिबल है। दूसरा, अभी पॉजिटिविटी रेट करीब 1 in 3 है, मतलब जितने आप टेस्ट कर रहे हैं 30% पॉजिटिव है, और बहुत सारे तो हम टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो उनके घर के कॉन्टैक्ट्स हैं या जो सेकंड टाइम है उनका नहीं है। थर्ड थिंग, अगर हम कहें कि ये पीक आ चुकी है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर या आईसीयू में जाने पे असर अभी नहीं दिख रहा है। तो एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स हमें कहना है। हाँ, जिस डर से कि ये हमारे पास 40% 50% तक फैल जाएगा, वो डर थोड़ा सा अभी हमारा कम हुआ है, पर खतरा उतना ही है। 30% इज ए वेरी हाई पॉजिटिविटी रेट, और अभी ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा भी परसिस्ट कर रहा है। अगर दोनों जने हैं तो हमारे लिए अभी थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा कि पीक कम हो रही है। ठीक है सर। डॉक्टर पारिक, मुंबई में जो केसेस कम हो रहे हैं, ये कितनी राहत की बात है, और इसका कारण क्या आप देखते हैं? हमें कितना अलर्ट इस समय रहना चाहिए ताकि ये फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में कम से कम बढ़े ना? सही जी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात लग रही है कि बम्बई की लहर अभी कम हो रही है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि ये लहर किधर भी जब कम हुई है तो एकदम सीधी तरह से नहीं आती। हमको दूर से लगता है ये सीधी तरह से आती है, लेकिन इसमें भी थोड़े ऊपर नीचे होता है। अगर हमको समझना है कि बंबई में अभी क्या हो रहा है या दिल्ली में क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमको जरा बाहर निकल के साउथ अफ्रीका पे देखना चाहिए, क्योंकि जो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं बंबई में या शायद दिल्ली में, वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के जैसे हैं। तो साउथ अफ्रीका में यही लक्षण थे कि उनकी जो लहर आई थी वो जल्दी से ऊपर गई और जल्द से नीचे आई, लेकिन नीचे आते आते थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो अगर वो उदाहरण हम लोग ले लेंगे तो बहुत ही खुशी की बात है कि बंबई की लहर अभी नीचे आ जाएगी और शायद 2 या 3 हफ्ते में बिल्कुल नीचे आ जाएगी।
लेकिन जो आपका तीसरा सवाल था जी। कि हमको सावधान रहना है, तो बिल्कुल ही सावधान रहना है, क्योंकि हमको देखना चाहिए अगर ऐसे हो सके कि बहुत ही लोगों ने होम किट्स खरीद लिए, वो तो पता चलता है, और वो होम किट्स पर टेस्ट करके घर पे बैठते हैं, किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके वजह से भी लहर नीचे आ सकती है, ऐसे हमको लगता है। तो ये देख के हमको शायद एक हफ्ते में बिल्कुल पता चलेगा कि ये सचमुच साउथ अफ्रीका के जैसे हो रहा है या होम किट की वजह से लग रहा है। डॉक्टर पारेख, बिल्कुल वही बात डॉक्टर त्रेहन ने जो कही है, और आप दोनों और डॉक्टर सरीन भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि बहुत जल्दबाजी है, अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर त्रेहन, एक भ्रम की स्थिति ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा है। ज्यादातर हमारे देश के लोग, हम लोग ये सोच रहे हैं, आम इंसान, कि ये तो सर्दी जुकाम है, इसमें कुछ होना नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन होना नहीं है, आप अपने घर में रहिए, आराम से ठीक हो जाइए। सर, ये भ्रम हम कैसे दूर करें? कुछ हद तक तो ये बात सही है कि जिनकी 2 बूस्ट डोजेस लग गए हैं और भी लोग जिनको हो गया है ऑलरेडी कोविड, उनमें अगर जो अभी भी सेकंड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, पर वो जो है वो बहुत माइल्ड सा लगता है। पर ये हमें बिल्कुल गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि इसको, जिसको कहते हैं ये बेनाइन है, इससे डरना नहीं, क्योंकि काफी लोग हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं। हमारे पास भी मेदांता में आज के दिन 30 से ज्यादा आईसीयू में पेशेंट्स हैं और 100 से ज्यादा पेशेंट्स वार्ड्स में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बेनाइन हैं। इसीलिए जो स्पेशली जो लोग हैं, बच्चे और बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले, उनको तो और भी ज्यादा सतर्क रहना है। अगर जो हम ये अपने जो हमें ये शील्ड लगाई है अपने आसपास, उसको हम छोड़ देंगे तो इससे बहुत नंबर बढ़ सकते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये मास्क को अभी नहीं छोड़ना जी। अभी आने वाले 4-6 हफ्ते तक हमें मास्क तो जरूरी ही पहनना है और क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाना। तो जैसे आपने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन हो रहा है वीकेंड पे, उससे कुछ फायदा हो रहा है? जरूर फायदा होगा, क्योंकि सैटरडे संडे को लोग बहुत क्राउड में मार्केट में जाते थे और इससे इकोनॉमिक स्ट्रेन तो पड़ेगा लोगों के ऊपर। पर इसका ये है कि ये 2-3-4 हफ्ते में अगर जो हम बच जाएं इस लहर से, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा हमें। तो इसीलिए सतर्क रहना है, मास्क और जो कोविड बिहेवियर उसको 100% करना है, और जिन्होंने टीकाकरण नहीं किया उनको इमीडिएटली जाके लगवाना है, क्योंकि ये बिल्कुल सबूत ये हो गया कि जिनको लगा है वो बच जाते हैं, जिनको नहीं लगा उनको बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर त्रेहन, जो हम समझ नहीं रहे हैं कि वैक्सीन ही बचा रही है इस वक्त। डॉक्टर सरीन, ये और कंफ्यूजन जो हम डॉक्टर त्रेहन से पूछ रहे थे, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब ये भी हो गया है कि लोग 3-4-5 दिन घर में रहते हैं, उनकी तबीयत ठीक होती है और वो बाहर निकल जाते हैं, टेस्ट नहीं करवा रहे। ये कितना डेंजरस है सर? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम 3 से 5 दिन में अब ठीक हो जा रहे हैं और अब अगर टेस्ट करवाएंगे तो नेगेटिव आएंगे, और वो बाहर जाकर क्या स्प्रेडर बन रहे हैं सर? 3-4 बातें। पहले तो जैसे ILBS में जितने टेस्ट आ रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट आया या अटेंडेंट आया तो लगभग 45 से 50% पॉजिटिविटी है, हाफ ऑफ देम। दूसरा, अगर आप PCR करते हैं और रैट टेस्ट करते हैं, उसमें भी अंतर है। PCR की पॉजिटिविटी ज़्यादा है और आज के जो रैट टेस्ट किट्स हैं उनमें पॉजिटिविटी कम है, तो एक्चुअल पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, ये 3 से 5 दिन जो है, ये US और UK में इसलिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया पीरियड, और सेकंड टेस्टिंग को भी उन्होंने इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वर्क फोर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत कम हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर 5-7 दिन है तो 5वें दिन अगर आप नेगेटिव हो तो आप जा सकते हैं। पर ये सच्चाई पूरी तरह से ठीक नहीं। कई स्टडीज, इनफैक्ट अभी कल एक स्टडी जापान से आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वायरस 10 दिन तक, ओमिक्रॉन 10 दिन तक रह सकता है। 2/3 के अंदर, 2/3 में 5 से 6 दिन में
पर 1/3 के अंदर ये 10 दिन तक रह सकता है। तो अगर वायरस 10 दिन तक रह रहा है तो मुझे लगता है कि हमें 7 दिन तो मिनिमम अगर टेस्ट कराना जरूरी नहीं हो, मेरे विचार से जरूरी है कि आप नेगेटिव हो उसके बाद ही निकलें। पर गाइडलाइंस आईसीएमआर की नहीं है, बट होना ये चाहिए कि आप अगर पॉजिटिव हैं और आप बाहर जाएं तो औरों के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। और तीसरी बात, लक्षण जो है बहुत ऐसा नहीं है कि माइल्ड है। हमारे यहाँ कई डॉक्टर जिनको दोनों डोज लग चुकी, उनको ओमिक्रॉन भी हुआ, उनको डेल्टा भी हुआ, उनको भी ओमिक्रॉन हो गया। और ये एक पिक्यूलियर बात है कि जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ उनको दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। इसलिए जो यंग रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स और फेलोज हैं, उनके अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स में 170 नर्सेज के करीब में हो गया जिनको कि 2 डोजेज लग चुकी। तो ये पिक्यूलियर है ओमिक्रॉन का कि आप अगर दोनों वैक्सीन की डोजेज लिए हुए हैं, ये आपको हो चुका है, फिर भी ये पुराने वायरस से बिल्कुल नया वायरस है। मान के चलें कि इसकी पैदाइश खानदान ही अलग है और इसलिए दोबारा आपको इन्फेक्ट कर सकता है एज ए न्यू वायरस। इसलिए हमें प्रोटेक्शन अपनी समझ पूरी ध्यान से रखना है कि हमें वैक्सीन लगवाएं, एक बूस्टर मिल रहा हो जरूर लगवाएं। मैं कहूंगा हर हेल्थ केयर वर्कर आज ही जाके, कल ही जाके सारे अपने बूस्टर्स लगवाएं। बूस्टर से बहुत फायदा है। और सेल्फ लॉकडाउन, डबल मास्क हमेशा पहने रखें बचने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है सर। डॉक्टर पारिक, यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज, वहां वो अपने लोगों को कोरोना के साथ जीने का एक संदेश दे रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में तो ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप कोरोना के साथ कैसे जिए वो सीख लीजिए आप। क्या उससे हम सीख रहे हैं, जो बात आपने मुंबई और महाराष्ट्र के संदर्भ में कही थी? और ये कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड हमारे लिए नुकसानदेह ना हो जाए सर? सही जी, नुकसान होगा अगर हम आज से ये करने लगेंगे। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यूरोप में जो बातचीत चल रही है वो आगे की तैयारी अभी हो रही है। और ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि जब हम इतिहास को देखते हैं तो पहले भी जैसे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक थी 100 साल पहले, जिसमें 3 लहरें आई थी, वो 3 लहरों के बाद इन्फ्लुएंजा तो चला नहीं गया। उसके 2 वेरिएंट आज भी आए। H1N1 का जो स्ट्रेन है जिससे 6.5 लाख लोगों की मौत होती है हर साल दुनिया में, और 100 साल पहले का जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक का स्ट्रेन था उसका ही एक वेरिएंट है। तो यूरोप में क्या हो रहा है सही जी कि आगे की तैयारी हो रही है कि अगर इसको जो एंडेमिक हम बोलते हैं कि रहेगा कम लेकिन कभी ना कभी आ सकता है, तो उसकी तैयारी हमको अभी बाद में सोचना है। अभी तो अगर वो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि WHO के डायरेक्टर जनरल ने 1 महीने पहले सबसे कहा था सावधान रहना, माइल्ड वेरिएंट नहीं समझना। अस्पताल में कोई फर्क नहीं है। हमारे जसलोक अस्पताल में अभी 60 लोगों की वेट लिस्ट है और 300 बेड्स है हमारे अस्पताल में एडमिशन के लिए। हमारी आईसीयू फुल है। तो जो ये टेस्टिंग पे लग रहा है कि लहर नीचे जा रही है, वो हॉस्पिटल में साफ साफ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और फाइनली सईद जी, हम लोग सब ओमिक्रॉन की ही चर्चा कर रहे हैं। हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी बीमारियां कहाँ भी नहीं चली गई है, वो भी है, वो साथ साथ आएंगे। और दुनिया में हर रोज 1 लाख लोगों की मौत होती है। कैसे होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्रेशन, वो सब तो है ही। और इसमें एक बड़ा डेंजर क्या है सईद जी कि जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल भर गए हैं, तो समझो 2 बजे सुबह को किसी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक तो ज्यादा करके रात को आते हैं, उसको बेड नहीं मिलने वाला है। और दूसरी लहर में ज्यादा मौत दूसरी बीमारियों से हुई थी क्योंकि उनको बेड नहीं मिल रहा था। तो ओमिक्रॉन पे ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन हमारा ध्यान दूसरी बीमारियों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पारिक। डॉक्टर त्रेहन, स्पेन में मास्क खत्म कर दिया गया और वैक्सीनेशन को कंपलसरी कैटेगरी से हटा दिया गया। आपकी मर्जी है, लगवाइए, नहीं मत लगवाइए। और उससे हम प्रभावित हो रहे हैं सर। तो डॉक्टर त्रेहन, हमारे देश और यूरोपियन कंट्रीज, जहां स्पेन के अलावा भी दूसरी कंट्रीज जहां पर सख्ती कम की जा रही है, दोनों में फर्क क्या है? और अगर हम उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कितना घातक और खतरनाक हो सकता है सर? देखो, ये समझो बात को। अब सब यही कह रहे हैं, डॉक्टर सरीन और डॉक्टर पार्क ने भी एक बोला कि हमें सीखना जरूर है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पर उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है।
क्योंकि एक तो हमारी डेमोग्राफिक्स डिफरेंट है, हमारे बच्चों को भी वैक्सीन लगी भी नहीं है, हमारे बूस्टर डोजेस अभी शुरू हो रहे हैं। सो हमारे को ये नहीं कहना कि उन्होंने कर दिया तो हमें भी करना है। हाँ, ये जैसे पहले भी बोला गया कि तैयारी करी जा रही है, फ्यूचर को देखा जा रहा है कि ये जरूर है कि द नेक्स्ट स्टेज जो आएगा उसको हम एपिडेमिक बुलाएंगे। पैंडेमिक हैज बीन डाउनग्रेडेड टू एपिडेमिक। और ये वायरस का जो नॉर्मल बिहेवियर देखा गया है इन द पास्ट, वो यही है कि लहर के बाद एक पीक आएगी बहुत भयंकर, फिर उसके बाद वो वीक होता जाएगा। अगर तो ऐसे स्पेनिश फ्लू में हुआ तो अगर जो अब यहाँ होगा तो बहुत बढ़िया होगा सबके लिए, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए अगर जो हमने गलती करी, आप ये देख लें कि जब लहर नीचे आती है तो लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिजनेस भी शुरू हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी शुरू होती है, वो होनी भी है। पर ये बात है कि उस टाइम लोग लापरवाही शुरू कर देते हैं, लोगों ने मास्क फेंक दिए, बड़ी बड़ी पार्टियां होने लगी, शादियां होने लगी, ये फेस्टिवल्स होने लगे। इससे जो सेकंड वेव आई थी वो बहुत भयंकर आई थी। वही अगर जो हमने फिर किया ऐसे अभी कि जल्दी ही हमने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया तो हमें प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आज के दिन सतर्क रहना है। और कोविड बिहेवियर जो बार बार यही कह रहे हैं सब लोगों को, 3 ही चीजें हैं, आप मास्क पहनेंगे, क्राउड्स अवॉइड करेंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे और अपनी हाइजीन ठीक रखेंगे। अगर जो आप ये करेंगे तो यकीनन आपको बहुत कम चांस होगा करने का। तो मैं इसको सिंपली ये बोलूंगा, अगर जो माइल्ड भी होना है, डू नॉट इनवाइट इट, बिकॉज इसके बहुत लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स काफी लंबे टाइम तक हो रहे हैं अभी भी। तो ये मत सोचें कि मुझे फ्लू सा हुआ था, पर लोगों को बॉडी एक्स, ब्रेन में फॉग, ये बहुत सारी चीजें भी चलती जा रही हैं। तो ऐसे मत करो कि लापरवाही करके अपने आप को बोलो जी आ जा भाई वायरस मुझे लग जा, ये मत करो। अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अगर जो फिर भी होगा तो देखेंगे कि माइल्ड हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसकी ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है। हमारे देश में 2,70,000 पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, लेकिन मुंबई और दिल्ली में रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। क्या ये अच्छे संकेत हैं? डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर एसके सरीन, डॉक्टर राजेश पारेख लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने भी प्रतिबंध रैलियों पर लगा दिया है, सभाएं करने पर लगा दिया है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर त्रेहन ने कहा वो एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें दावत नहीं देनी है कोरोना को। डॉक्टर सरीन, ये कैजुअल एटीट्यूड और अप्रोच जो हमारे देश के लोगों में आपको दिखाई दे रही है, मार्केट्स भरे हुए हैं, मॉल्स में लोग जा रहे हैं, शादी ब्याह से परहेज नहीं कर रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, ये एटीट्यूड कितना खतरनाक हो सकता है सर? देखिए, पहले हम लोग 3 T यूज करते थे, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। अब वो तीनों टीज जो हैं वो आधे आधे कट गए। टेस्टिंग कम हो गई, ट्रैकिंग कम हो गई, ट्रीटमेंट ज्यादा है नहीं। तो लोग सोचते हैं हम कुछ है नहीं तो हम क्यों नहीं कर ले, पर वो ये भूल जाते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी करीब 13 गुना ज्यादा फास्ट स्प्रेड है, सुपर स्प्रेडर वायरस है, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट में रहता है और जल्दी से स्प्रेड करता है। तो अगर आप भीड़ भाड़ में, रैलीज वगैरह में या शादी ब्याह में इस तरह से मिलेंगे तो ये अभी जो कम लग रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड अगर ज्यादा होंगे तो हॉस्पिटल्स पे लोड पड़े या आईसीयूज के ऊपर लोड पड़े, ये पॉसिबल है। हम ये कहेंगे कि हाँ भाई कम लोग इतना ज्यादा सीवियर नहीं है, कम लोग इनफेक्ट सीवियर हैं, कम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, बट टोटल नंबर अगर आप देखेंगे जो कि हॉस्पिटल पहुंचेंगे ऑफ द इन्फेक्टेड, तो वो नंबर भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप पहले इन्फेक्ट हो और कहें कि साहब हर्ड इम्यूनिटी हो गए, हम इम्यून हो गए क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, दैट इज नॉट ए गुड वे। तो इसलिए ये दोनों अप्रोच हमारे लिए कि भीड़ भाड़ में जाना, इन्फेक्ट होकर के इम्यूनिटी लेना एक उचित माध्यम नहीं है। हमें हर हालत के अंदर वैक्सीन लगवानी है। और वैक्सीन में 2 प्रॉब्लम्स और हैं जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर आप स्मोकर हैं या ओवरवेट या कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज या वह, उनमें वैक्सीन की एफिकेसीज कम है। तो ऐसे लोग जो कि 60 से ऊपर हैं या कोमॉर्बिडिटी है या स्मोकर हैं, वो जरूर अपने बूस्टर लगवाएं और ध्यान रखें कि आप खुले में इस तरह से ना घूमें और ना मिलें।
और तीसरा है, अगर आपके परिवार में जैसे आप खुद घर पे आए और बाकी के परिवार के लोग अनवैक्सीनेटेड हैं तो 100% उनके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसलिए आप वैक्सीनेट होंगे तो आपके अंदर माइल्ड डिजीज होगी और आपका स्प्रेड दूसरों में 50% घट जाएगा। इसलिए सारे परिवार को वैक्सीनेट करा के रखें। ध्यान रहे, अभी यूके का जो डेटा है उसमें 1 ईयर से कम बच्चे, उनमें 40% के अंदर इन्फेक्शन पाया गया, जो कि 1 साल से छोटे हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब स्कूल खुले या स्कूल में जाने वाले बच्चों के अंदर, जिनमें हमारे पास अभी टीका बहुत लोगों में नहीं लगा है, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन होने लग गया तो प्रॉब्लम है। आज 1 साल पूरा हुआ, हम बधाई देते हैं कि ये आज 1 ईयर भारत ने कंप्लीट किया 16 जनवरी से, पर अभी बहुत लंबा रास्ता है, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर पारिक, WHO ये कहता है कि हमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें कमी नहीं करनी है, अगर हम बढ़ाएं नहीं तो कम से कम उन्हें मेंटेन करें, और सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस की तरफ भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो इसे एक अदृश्य वायरस बता रहे हैं। ये असर हमारे देश पे क्यों नहीं डॉक्टर पारिक दिखाई दे रहा है? देखिए सही जी क्या है, यहाँ बंबई में भी बहुत लोग बातचीत करते हैं, मुझे फोन करते हैं कि देखो यूरोप में ऐसे हुआ है, हमको भी ये करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर सलीम ने बताया, मैं भी उनको यही चीज कहता हूँ कि यूरोप और इंडिया की सिचुएशन बहुत ही अलग है। ये लोग देखते नहीं है। यूरोप का पॉपुलेशन हर देश का, स्पेन का समझो, छोटा है, दूसरा यूनिफॉर्म है, वहां एक त्योहार होता है क्रिसमस का। हमारा पॉपुलेशन बड़ा है, बहुत ही डाइवर्स है, यहाँ कितने त्योहार होते हैं साल में, और सबसे बड़ी बात यह है उनका इलेक्शन, एक छोटा इलेक्शन होता है। हमारा इलेक्शन हर स्टेट में इतनी पार्टियां हैं, इतनी धूमधाम से होता है, तो बहुत ही फर्क है। तो ये तो लोग सोचते नहीं है कि उन देशों में और हमारे में कितना फर्क है। दूसरी बात लोग नहीं देखते हैं कि हाँ, ये लोग बोले कि मास्क अभी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखते, जैसे अभी हमको डॉक्टर सलीम ने बताया जो डेटा आ रहा है, यूके में बच्चों में क्या हो रहा है, जापान में बच्चों में क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है। जो समझना पाते हैं सिलेक्टिवली, एक्सक्यूज मी, अटेंशन देके, वो सोचते हैं कि जो हमारे लिए कन्वीनियंट है वो ही हमको करना चाहिए। इसी वजह से WHO सब लोग को बोल रहा है कि आपको रिस्ट्रिक्शन चालू रखने चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ये इतना कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस नहीं है WHO का और लोकल गवर्नमेंट्स का। WHO का एडवाइस दुनिया के लिए है, और वो एडवाइस को हर देश अपनी डेमोग्राफिक्स देख के, अपना इन्फेक्शन रेट देख के, अपना हॉस्पिटलाइजेशन देख के, अपनी बेड कैपेसिटी देख के मॉडिफाई करता है। तो जो यूरोप कर रहा है, कोई छोटा देश स्पेन कर रहा है, उसके पीछे हम भागेंगे तो बहुत ही खतरनाक है। सही जी, बिल्कुल सर। डॉक्टर त्रेहन, हमारे देश के लोगों में एक और इस तरह की बात देखी जा रही है। वो ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जो इन्फेक्टेड आंकड़ा अभी आ रहा है, डेटा है, वो कुछ नहीं है। हम क्यों डरें? क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। सर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये अभी आंकड़ा बहुत ऊपर जाने की चेतावनी आप एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगा, आगे चल के दिक्कत हो सकती है अगर आज हम नहीं रुके, नहीं संभले तो? ये चीज बहुत जरूरी है समझनी कि जो लोग यंग हैं, जिनको 2 डोज लग गए और बहुत सारे उनको इन्फेक्शन भी हुआ जी, वो सोचते हैं कि मैं इम्यून हूं, अब मैं जाके अपनी पार्टी से रुकना नहीं चाहते, वो अपना सोशलाइजेशन रखना ही चाहते। अब मैं आपको कितने जनों की बात बताऊं कि उनको तो हुआ, पर वो रहते हैं, उनके घर में बच्चे हैं और उनके घर में बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस के लिए अपने बच्चों को और बुजुर्गों को इन्फेक्ट किया। वो लोग हॉस्पिटल में हैं, और बच्चों का तो ये जो आजकल जो तादाद बढ़ती जा रही है, और हम मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये सबसे बड़ा खतरा लगता है कि अगर जो हम ये लापरवाही करते और बच्चों जिनका कोई कसूर नहीं है उनको इन्फेक्ट करेंगे अपने घर में, तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज ही नहीं है बच्चों के लिए। तो ये कोई टाइम नहीं है बहादुरी दिखाने का। मेरा तो ख्याल ये बेवकूफी होगी। अगर जो बेवकूफी दिखाने का टाइम नहीं है, ये टाइम है आपको 4-6 हफ्ते अगर जो सतर्क रहना है, तो कौन सी दुनिया पलट जाएगी। हमने 2 साल से इसको लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि इसमें टेक्निकलिटी जो हम समझते हैं कि क्या क्या है,
और क्या क्या अभी भी खतरा है कि और भी वेरिएंट्स आएंगे। जैसे फ्रांस में एक IHU अभी ऑलरेडी नेम किया गया है सर। तो अगर जो हम इसको इनवाइट करेंगे और जितने लोगों को इन्फेक्शन होगा उतना ही चांस है कि वायरस मल्टीप्लाई करके और वेरिएंट्स बनाएगा। तो ये इसमें तो मुझे कोई अकल समझ नहीं आती कि किस तरीके की बहादुरी दिखाओगे आप। एक तो वैक्सीन लगवाओ जिसने नहीं लगवाई, बूस्टर लगाओ जिसकी टर्न आ गई है, कितने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स डाउन है। अमेरिका में आपको पता है कि 2-2 हजार फ्लाइट्स एक दिन में कैंसिल हो रही है, आधे आधे हॉस्पिटल की वार्ड्स बंद करे जा रहे हैं क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। यूके में भी यही हाल है। हम चाहते हैं कि हमारे को ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, अगर जो हम अपने ऊपर ये मुसीबत लाएंगे तो इसमें कोई होशियारी नहीं है। सर, बहुत सख्त शब्दों में डॉक्टर त्रेहन आपने ये सारी बातें कही हैं और आपने ये भी कहा कि बेवकूफ़ी हम कर रहे हैं। डॉक्टर सरीन, हम अपने बच्चों के प्रति भी लापरवाह हो गए हैं क्योंकि बच्चों को भी हम ये मान रहे हैं कि फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, हल्का सा बुखार आया, ठीक हो जाएंगे। क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं हम जानते ही नहीं। ये इसे हमें कितना सीरियसली सर लेना है? देखिए, बच्चों के इन्फेक्शंस जो हैं पहले डेल्टा या वुहान वायरस में इतने ज़्यादा नहीं थे जितने ओमिक्रॉन में हैं। इसके दो कारण हैं, क्योंकि वायरस अगर एडल्ट्स के अंदर जो वैक्सीनेटेड हैं या प्रायर एक्सपोज्ड हैं उसके अंदर इतनी देर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। वही एडल्ट जब घर जाता है और वो वायरस बच्चों को जिनमें वैक्सीन नहीं लगा, अनप्रोटेक्टेड हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, तो वायरस फटाफट उनके अंदर मल्टीप्लाई करता है। इनफैक्ट वहां म्यूटेट कर सकता है, नए वायरस जो हैं बच्चों से निकल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा कई साइंटिस्ट यूएस में मानते हैं। तो पहला, बच्चे अनप्रोटेक्टेड हैं और उनमें इन्फेक्शन आप ला सकते हैं या वो जब बाहर जाएं तो उन्हें हो सकता है। दूसरा, वायरस म्यूटेट कर सकता है। तीसरा, कई कंट्रीज के अंदर तो वैक्सीन 5 साल के बच्चों तक मिल रहा है, हमारे यहाँ सिर्फ 15 साल तक है। हम कब हमारे 15 से नीचे वाले बच्चों को वैक्सीन दे पाएंगे, ये संभव नहीं। तो मुझे लगता है कि इस साल समर तक, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तक बच्चों को हमें बहुत ध्यान से रखना है। अगर उन्हें स्कूल किसी एग्जाम के लिए भेजना भी है तो एक स्पेशल मेथड हो कि एक बबल टाइप हो जिसमें वो जाएं और वहां से वापस आएं, उनके टीचर्स भी प्रोटेक्टेड हों। और अगर ये इनको जाना जरूरी है एक्सपेरिमेंट से किसी के लिए, तो एक स्पेशल ग्रुप हो जो कि सारे के सारे बाहर से एक्सपोजर लेके ना आए। तीसरा, अगर बच्चों में इन्फेक्शन है, हमारे हालांकि टास्क फोर्स जिसमें मैं और डॉक्टर रेहान काम करते थे सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस या कंट्री के अंदर पीडियाट्रिक यूनिट्स बनाने का बहुत सारा प्रोविजन है। पर फिर भी हम लोगों को ये एहतियात रखना है कि बच्चों के बारे में हमारा कोविड का एक्सपीरियंस लिमिटेड है, ड्रग्स लिमिटेड है, प्रोटेक्शन एंड बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें आप कहेंगे कि मास्क लगाइए तो लगाए रखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को समझा के रखें। और लास्टली, अगर बच्चे में आज कोविड है, उसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा उसके माइंड पे, उसकी साइकी पे, उसकी लाइफ में, ये अभी तक नहीं मालूम है। उसकी साइकोलॉजी कैसे डर के रहेगी पूरी जिंदगी। तो इसलिए हमें उन्हें बचाना जरूरी है, उनको इन्फेक्ट नहीं होने देना। हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं। डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर सरीन बहुत सख्त शब्दों में कह रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हो सकता है। डॉक्टर परीख, 2,71,000 से ज़्यादा पिछले 24 घंटों में, 15.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस और 8,000 के लगभग ओमिक्रॉन। हर रोज 2,500-3 हजार केसेस बढ़ रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। न जाने डॉक्टर पारीक कितने होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। ये आने वाला 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और जो डॉक्टर त्रेहन बोल रहे हैं कि आप 4 से 6-8 हफ्ते अगर घर में बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बचा लेंगे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को। ये कितना खतरनाक है, आगे कितना खतरनाक हो सकता है, जिसकी सीरियसनेस को हम समझ नहीं रहे हैं डॉक्टर पारीक। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं उससे 4 या 5 गुना ज्यादा आंकड़े हैं, क्योंकि लोग घर में टेस्टिंग करते हैं और RT-PCR का रिकॉर्ड नहीं आता है। तो सचमुच क्या हो रहा है वो हमको सही तरह से पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि अस्पताल में कमी है बेड्स की, पेशेंट्स आ रहे हैं। और मेरी एक ही प्रार्थना है लोगों से, देखिए हमने ये देखा कि हमारे बच्चों को बचाना चाहिए, जो एल्डर्स है घर में उनको बचाना चाहिए,
लेकिन हमको थोड़ा तो विचार करना चाहिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का। हम तो थालियां बजाते हैं, धूमधाम से उनको बोलते हैं आगे बढ़ो, लड़ाई करो, और देखो दुनिया में अभी तक 50 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार पड़ गए हैं, लाखों मर गए हैं। हमारे सभी अस्पताल में ओमिक्रॉन में बहुत हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार पड़ रहे हैं। एक तो बीमार पड़ते हैं तो कहाँ रहेंगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? तो आप अगर आपके हेल्थ केयर वर्कर्स को आगे भेजोगे थालियां बजाकर और पीछे से गोलियां मारोगे उनको, क्योंकि ये वायरस को फैलाना गोली की तरह है। जैसे टेररिस्ट लोग बुलेट्स मारते हैं, बायो टेररिस्ट लोग जो वैक्सीन नहीं लेते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, वो गोलियां की तरह वायरस डालते हैं सब लोग के ऊपर। और हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार पड़ रहे हैं, उनकी कमी हो रही है सभी अस्पताल में अपने देश में, हमारे अस्पताल में भी हो रहा है। तो फिर ये लड़ाई कौन लड़ेगा? तो उनका भी थोड़ा सोचो, अपना भी सोचो, और बहुत ही सावधान रहना जरूरी है। और 1-2 महीने के लिए ये किया तो क्या बड़ा नुकसान होने वाला है? बिल्कुल कुछ नहीं। देश के 3 बड़े डॉक्टर्स और तीनों बहुत सख्ती से ये कह रहे हैं कि प्लीज डरिए, अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने देश को, क्योंकि कैजुअल अप्रोच नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर परेख, आप तीनों का सर बहुत धन्यवाद आज तक पे जुड़ने के लिए और देशवासियों को आगाह करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, तीनों का धन्यवाद।